नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राहुल कोटियाल और मेरे साथ है मनमीत। और ये प्रोग्राम का थंबनेल और मोन्टाज के खूबसूरत विजुअल्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम गंगोत्री में हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गंगोत्री जो सर्दियों में लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो जब गंगोत्री में कोई नहीं होता तो क्या होता है? तो मनमीत, हम गंगोत्री में आगे की तरफ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी फ्रेम में शायद पीछे आपको दिख रही होगी, बारामासा की गाड़ी पीछे खड़ी है। यहीं तक गाड़ी है, इसके आगे गाड़ी जाती नहीं है। रास्ते हल्की बर्फ अभी थोड़ी बहुत पड़ी है, शायद 2-3 दिन पुरानी लग रही है। 2-3 दिन पुरानी बर्फ है। टेम्परेचर लेकिन अभी भी लगभग दिन में 3-4 डिग्री के करीब है। रात को ड्रॉप होता है, -9-10 डिग्री तक चला जाता है। और आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गंगोत्री में जब कोई नहीं होता, सर्दियों में जब पूरा गंगोत्री खाली होता है तो कैसा दिखता है। और कैमरे पे हमारे साथ हैं प्रगति और कौस्तुभ। तो उनको मैं ये बोलूँ कि नीचे बहुत स्लिपरी है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। आप लोग बारामासा के जो दर्शक हैं बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं हमारे कैमरा वर्क को। तो अब देखिए, इतना चैलेंजिंग होता है कि इस बर्फ पे हम लोग तो सीधे आंखों देखते हुए चल रहे हैं, लेकिन कौस्तुभ और प्रगति जो है वो कैमरा पकड़ के उल्टा चल रहे हैं। तो उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं अगर वो फिसल गए, हालांकि अगर वो फिसल गए तो आपको एक बहुत अच्छा शॉट मिल जाएगा हंसने के लिए जब कैमरा उल्टा घूमेगा। तो फ्रेम में आप देख रहे होंगे हम लगातार जब चल रहे हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं। संभवतः सीजन टाइम पे यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती होगी। नैरो सी लेन आप देख रहे हैं कि ये है, और दोनों साइड जब दुकान लगती होंगी थोड़ा थोड़ा सामान दुकान से बाहर लगता होगा। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते होंगे। तो ये खचाखच गर्मियों में, सीजन में जब मंदिर खुला होता है तो ये इलाका भरा होता है। हम लोग मुख्य मंदिर मार्ग पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सुनसान गलियों से होते हुए। ऐसा नज़ारा कुछ साल पहले पूरे देश ने देखा जब देश भर में लॉकडाउन लग गया था। तो लगभग वैसा ही नज़ारा है बिल्कुल। अभी तक ये हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास आ चुके हैं और अभी तक बिल्कुल जहां से हमने अपनी गाड़ी खड़ी की वहां से अभी तक हमें कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। तो अब चलते हैं, देखते हैं मंदिर में शायद संभवतः हमें कुछ लोग मिले। गंगोत्री मंदिर के धाम के मुख्य प्रांगण में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ के जो गंगोत्री के जो पुजारी होते हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, वो मुखवा गांव के सेमवाल लोग होते हैं। और हमारे साथ में मंदिर के पुजारी हैं। आपका क्या नाम, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मनोहर सेमवाल हो। मनोहर सेमवाल। हाँ। तो सेमवाल जी, आप अकेले रहते हैं आजकल यहाँ? नहीं, 3 आदमी रहते हैं हम यहाँ पे जी। और उसमें कि एक हमारा सेवक होते, 2 हम ये मतलब पुजारी लोग होते हैं। 2 पुजारी? हाँ, 2 बराबर रहते हैं। तो मंदिर खुलता है आज? नहीं, मंदिर नहीं खुलता, क्योंकि गंगा जी की जो धारा है उसमें शाम सुबह धारा में जा करके आरती पूजा करना, ये मुझे मतलब मन को एक शांति मिलती है। जैसे संत लोग हैं, कोई अपना अध्ययन करते हैं और अलग अलग तपस्या की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो जो मुझे लगा मेरी तपस्या यही है कि जो कि गंगा जी के पास जा करके दोनों टाइम आरती पूजा करना मेरे को अच्छा लगा धारा का पास। अच्छा, तो जब कपाट बंद होते हैं तब आपकी ये दिनचर्या है मेरा। सुबह 4 बजे उठ कर नहा धो करके और 6 बजे जा करके, क्योंकि जैसे जैसे दिन आएगा तो ठंडा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 11:30 बजे यहाँ धूप आती है, इसलिए इसको हम जल्दी सुबह कर जल्दी पूजा कर 11:30 धूप आती है और लगभग 3 बजे, हाँ 2:30 बजे, आजकल तो 2-2:30 बजे। और आज मौसम बहुत अच्छा है किस्मत से, तो हमें भी बहुत ना बहुत बढ़िया है। और इस साल थोड़ा बहुत बर्फ कम है। नहीं तो बर्फ हमने तो इतनी देखी हुई है कि जो ये दर्शन करने के खंबे हैं ये तक नज़र नहीं आते थे आजकल, खास करके। और जो आना जाना लोगों का बहुत कम होता था आजकल, हर कोई नहीं आ पाता था, पैदल आना पड़ता था, क्यों गाड़ी नहीं आ पाती थी। अच्छा, हाँ। आप थोड़ा हमें मंदिर की जो मुख्य विशेषताएं हैं, हाँ, ये उनके है, बारे में जरा दिखा दीजिए, क्योंकि ये है, टाइम में ये तो है, देख नहीं सकते। हाँ, इतने ये है से। गंगा जी का मंदिर। और ये गंगा उतरी गंगोत्री, इसलिए इसका नाम पड़ा गंगोत्री, क्योंकि जब स्वर्ग से जब गंगा जी उतरी तो उसी स्थान पे, यहाँ पे नीचे राजा भगीरथ जी की तपस्थली है,
जहाँ पर बैठ कर के गंगा राजा भगीरथ जी ने तपस्या किया था। फिर इसका नाम पड़ा यहाँ से भागीरथी, और ये से आगे आगे चलते चलते फिर इसका नाम आगे जंगम ऋषि की कुटिया बह गई, उनको भी क्रोध आकर के अंजल में लेकर के गंगा जी को पी लिया, फिर वहाँ से नाम पड़ा जाह्नवी। तो ये हरिद्वार में जा कर के गंगा बनी। और पहले कहते हैं गंगा मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तू यज्ञ समान। जो भी मनुष्य अगर हमारे गंगा जी के दर्शन करने के लिए आता है और उसके पास में सारा त्याग करके अगर जाएगा तो सारा उसको यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अच्छा, यहाँ पर पंडित जी जो रावल लोग होते हैं, जैसे बद्रीनाथ में तो वो नीचे के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, महाराष्ट्र नीचे केरल वगैरह के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, और हम यहाँ पे लेकिन स्थानीय लोग ही यहाँ। हाँ, हम लोग हमारे अनादिकाल से, जब से मतलब ये मंदिर की स्थापना हुई होगी तब से हमारे बुजुर्ग लोग, पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियाँ चल गई, हम एक बुढ़े की औलाद है, आज उसका कम से कम 250-300 परिवार है। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा डाइवर्स कर रखा है, थोड़ा अलग अलग कर रखा पूजा की वजह से। तो प्रत्येक साल में जैसे जैसे किसी के एक लड़का होगा तो उसकी जल्दी बारी आएगी, जिसके 4 लड़के होंगे तो उसकी थोड़ा लेट में आएगी। 4 साल कैसे साल भर में, हर एक साल के लिए, हर एक साल के लिए आएगा। कितने लोग होते हैं इसमें? आते हैं एक मतलब 15 पुजारी आते हैं। अच्छा, तो हाँ, एक परिवार से 3 पुजारी आएंगे। अच्छा, तो एक साल तक शीतकाल को भी वही लगाएंगे। आजकल भी वही पूजा लगाते हैं गणेश मुखवा में, जो कि आजकल जो 10-10 दिन की बारी आती है उनकी, तो वो 10-10 दिन की पूजा जिन्होंने सीजन में लगाया वो भी आजकल वहाँ पूजा वही लगाते हैं। अच्छा, तो ये और जो मुख्य रावल होते हैं 15 वही हम मुख्य रावल हम ही में से आए गए। अच्छा, उसी को कहते हैं। तो हमारा एक ऐसा होता है, एक रोटेशन होता है, तो जैसा आज मैं रावल बनेगा तो दूसरे मेरे साथ सहायक होगा, तो उसको कहते हैं मुख्य रावल। तो मुख्य रावल हाँ, तो कैसे चुनते हैं? नहीं, मुख्य रावल तो ऐसा बारी करके आती है ना, बारी करके। हाँ, तो एक महीने में उसकी 2 बारी आएगी। अच्छा, तो ऐसे से करके 15 दिन के आते हैं, 15 पुजारी है, तो ये रोटेशन चलता रहता है ना। जब से हमारी मतलब ये मंदिर व्यवस्था चली होगी तो इसी में चलता रहता है। तो सब सेमवाल लोग ही होते हैं, सारे एक ही बूढ़े की औलाद है, एक ही मतलब बूढ़े की औलाद है। थोड़ा इसलिए पूजा के वजह से ले थोड़ा सा मतलब थोक बोलते हैं हम, अलग अलग परिवार कर रखे हैं, 5 थोक है। अच्छा। तो 5 थोक में से मतलब आएंगे तो 5 थोक से 3-3 पुजारी आएगा। अच्छा, 3 पुजारी, एक पुजारी थोक से ऐसे करके तब 15 पुजारी आते हैं। तो ये एक साल तक यही लगाएंगे बस। अच्छा, और एक चीज़ और बताइएगा सेमवाल जी कि जैसे अब आपके बच्चे, आपके जो बड़ा परिवार है, उनके जो नए बच्चे हैं वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भी चले गए होंगे, तो वो सभी हर परिवार के बच्चे आते हैं या अब बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं? नहीं, बच्चे तो आते हैं, तो बच्चे तो बराबर आते हैं। सीजन में 1 महीना 2 महीना जब छुट्टियां रहती है तो आते हैं, अपना देखते हैं। कोई अपना नीचे घाट में पंडागिरी भी करते हैं। हाँ, और जैसे किसी की बारी अगर पूजा की आई तो उसको भी लगाते हैं। तो ये मतलब अनादिकाल से हमारे बुजुर्ग लोगों ने एक व्यवस्था बना करके हमको मतलब एक नियमावली बना रखी है कि इस ढंग से, इस नियमावली के अनुसार में मंदिर को चलाना है। तो आजकल अब सर्दियों में आप आप रहते हैं, आपने बताया आपके साथ एक पुजारी और एक सहायक और है। हाँ, उनके अलावा पूरे गंगोत्री में और कोई नहीं? हाँ, संत है यहाँ पे संत कम से कम 40-50 है। और अच्छा। लेकिन अपने गुफाओं में, अलग अलग गुफाओं में रहते हैं सब। अच्छा, बस तपस्या करते सब अपने अध्ययन करने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का यहाँ दुकान तो कुछ नहीं है, तो राशन कैसे आता? हम लोग क्या करते हैं, एक बार मतलब राशन को जब कपाट बंद होने का समय आता है तो हर चीज़, एक चीज़ को उसी समय ले करके उसको स्टोर करके रखना पड़ता है पूरा 6 महीने। कभी ऐसा होता है कि 4-5 महीने तक कोई गाड़ी आना जाना सारा बंद हो जाता है। तो एक चीज़ भी, कोई चीज़ दवाई से लगाओ, कोई भी चीज़ जो सब स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जैसे अगर मान लीजिए सब्जी या जो ये हाँ, जैसे सब्जी है, दूध है, तो सूखा पाउडर है, पाउडर तो आप बराबर खराब नहीं होने का चीज़ है। सब्जी ऐसा है कि 1 महीने मतलब 1.5 महीना 2 महीने आराम से चलती है। यहाँ जैसा ओरिजिनल फ्रिज है। हाँ, ये है, बस खराब नहीं होता है। हाँ। अच्छा, तो भैरव घाटी के पुल के विजुअल्स अभी हम आपको दिखाएंगे। उसको एशिया का हाईएस्ट ब्रिज भी कहा जाता है। वहाँ से बहुत स्टीप, लगभग 800-900 मीटर गहरा वहाँ से नीचे नदी दिखाई देती है। तो वो जो पुल बना है वो लगभग 1985 में बना है, जब नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो पंडित जी बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं उससे पहले के बारे में, कि जब तक 85 में वो पुल नहीं बना था और वो लोग पैदल आया करते थे। तो आप बता रहे हैं कि उस समय किसी की गाड़ी, हाँ, गाड़ी यहाँ पे उनकी जमनाल जी की गाड़ी थी यहाँ पे, और एक बस थी और 1-2 टैक्सी थी।
जो कि उस समय वो तार में खींची गई थी। तो उनके अलग अलग पार्ट्स निकाल करके उनको खींचा गया था। फिर वहाँ से वो गाड़ियाँ यहाँ गंगोत्री में आती थी। तो हम लोग जब घर से निकलते थे तो पैदल तो वहाँ आना ही पड़ता, फिर वो गाड़ी पकड़ करके गंगोत्री में आते थे। तो वहाँ से कितनी दूरी होगी यहाँ की? यह 9 किलोमीटर था। 9 किलोमीटर भैरव घाटी से यहाँ तक की गाड़ी जो चलती थी। तो उससे पहले तो फिर पैदल ही था होगा। जब हम मतलब गंगोत्री हमारा आना जाना हुआ तो हम लोग उसमें गाड़ी में आया करते थे। अच्छा। और ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनकी गाड़ी थी वो? हाँ, वो जमनाल जी थे हमारे। वो तो मतलब पहाड़ यहीं के थे, उत्तराखंड के ही, यहीं उत्तरकाशी के समझ लो। तो ये जगह जगह आजकल जगह जगह बसे हुए हैं, काफ़ी अच्छे आदमी थे। और उनके बाद में वो ठाकुर जी थे, उन्होंने भी गाड़ी उनसे फौज वगैरह आईटीबीपी फौज नहीं, फौजी नहीं थे, फौजी नहीं। गाड़ी कोई बॉर्डर में कोई नहीं था हमारा। अच्छा। तो बॉर्डर का जो गरतांग गली बोलते हैं, तो वो कट गया, पार से था पुराना रास्ता। आज तो खैर भैरव घाटी से रोड जाती है वहाँ के लिए। तो जिस गरतांग गली में आज लोग जा रहे हैं देखने के लिए, वही था नेलांग जाने का रास्ता। अच्छा। तो वहाँ से आगे 2 गाँव थे, नेलांग और जादू। तो उसको सन 62 की लड़ाई में बल वो दोनों गाँव पीछे किया गया था। तो हमारी उम्र तो शायद नहीं हुआ था हमारा जन्म। और बताते हैं उनको बगोरी और डुंडा में बसाया गया था। अच्छा। हाँ, दोनों। तो एक बार जरा आप हमें वो भी दिखा देंगे? भागीरथी है, भागीरथी। तो ये राजा भगीरथ की तपस्थली है। यही है राजा भगीरथ जी ने यहीं पे करके 5500 वर्ष तप यहीं पे किया था। ये है उनकी मूर्तियां हैं, ये प्रतिमा। 5500 वर्ष तक तपस्या किया था। 5500 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो इस घाट का मतलब अनादिकाल से हमारे बुजुर्ग लोग, हमने तो ऐसा ही देखा। पर लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो पूरा नीचे से गंगा जी इसी यहाँ पे यूं करके आती थी इस तरफ से। अच्छा। यहाँ पे सारा मतलब ये घाटी जैसी थी पूरे। तो जैसे जैसा मतलब युग बदला होगा तो उसके उस हिसाब से उसका मैदान, उसका वार पार में मैदान बनता गया। अच्छा। बस। और ये मूर्ति कितनी प्राचीन होगी है? जो ये मूर्तियाँ तो ये मतलब हमारे देखते देखते लगाए, पर असली जो ये मंदिर है छोटा वाला हाँ। अच्छा। ये सबसे पहले हमारे जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो ये मंदिर था और ये शिला सारी थी। ये तो बाद में निर्माण सब बाद में लगा। असल में ये जो नीचे शिला जो दिख रही है, यही शिला है सारी, इसमें सारी यही शिला थी जो ये दिख रही है। यही पुराना मतलब पुराना जो चीज थी इसका यही है बस। अच्छा। हाँ, बस ये बाकी गंगा जी का घाट है। नहाने का सीजन में लोग स्नान करते हैं और यहीं से जल भरते हैं। हाँ। जो कि मतलब हमारे जितने भारत में ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से नीचे गौरीकुंड और सूर्यकुंड बताते हैं ऐसे हैं कि गंगा जी को जो यहाँ से जल नीचे अगर पहले और शिवलिंग मैंने भी देखा है। अच्छा। वो 13 के में जब मलमा आया तो आजकल के खास करके दिखता था वो। तो ये सारी गंगा जी चढ़ावा माना जाता था वहाँ से, यहाँ से गौरीकुंड। हाँ। जहाँ पे आपकी गाड़ी से नीचे उतरे वो गौरीकुंड और सूर्यकुंड वो शिवलिंग में चढ़ावा माना था। इसलिए यहाँ से जो लोग ज्योतिर्लिंग के लिए जल यहीं से भर करके रामेश्वर को ले जाना हो। अच्छा। और या हमारे जितने भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है, इसका महत्व यही था कि जल भर करके वहाँ पे चढ़ाने का था। अच्छा। और यहाँ से नीचे का जल चढ़ावा माना जाता था। अच्छा। ये इसका परिधान। और यहाँ से कुछ लोग गौमुख भी जाते हैं? कुछ लोग गौमुख भी जाते हैं, पर लेकिन गौमुख तो बाद में, पहले गौमुख यहीं बताते यहीं पे था। जैसे जैसा युग बदल लगा गंगा जी पीछे हटते चली गई। तो ये सारे हिमालय था। हाँ। इसमें सारे बर्फ के पहाड़ थे। जब मैं शायद लग रहा मेरे को, जब मैं फर्स्ट बार गंगोत्री में आया तो उसमें ये सारे इसमें नीले नीले करके पहाड़ बर्फ के हुआ करते थे। अच्छा। उस समय मेरी 7-8 साल की उम्र होगी। तो आज वो सारे खत्म हो चुके हैं। हाँ। अब जो कि गौमुख 20 किलोमीटर 13 किलोमीटर में हम गए, आज 20 किलोमीटर है। बस आप लगा लो कि प्रत्येक साल कितना पीछे होते जा रहा है, पीछे खिसकता जा रहा है। और ये एनवायरमेंटल कंसर्न से भी कितना इम्पोर्टेंट है कि जो बात जिस एक धार्मिक व्याख्या जो है पंडित जी ने जिस बात की बताई वो साइंटिफिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्लेशियर्स लगातार पीछे खिसकते जा रहे हैं। और इस पर हम कई बार जब जियोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो बारामासा में आपने उसके रीजनिंग्स, उनके कारणों की एनवायरमेंटल और साइंटिफिक अप्रोच भी सुनी होगी। आज आप धार्मिक अप्रोच भी सुन रहे हैं। चिंता दोनों की एक ही है, चाहे उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कि ये जो परिवर्तन है ये घातक है।
अधर्मी इंसान, रुक्स, ब्रह्मास्त्र। कान साफ करा लो। मूवी लगाओ इस वीक में ऑलरेडी। आइसक्रीम है। स्वामी सुंदरानंद जी के आश्रम में हम अभी आ गए हैं। उनकी तस्वीरें बहुत चर्चित हैं। उनके बारे में बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल। तो विशाल जी, कुछ उनके बारे में कुछ बताइए, स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी सुंदरानंद जी वैसे आंध्रा के थे। अच्छा। 1926 का जन्म था उनका। तो ये सन 47 में आए यहाँ पे। अच्छा, गंगोत्री क्षेत्र में बहुत सारे आप भ्रमण करते करते। तो यहाँ पे स्वामी तपोवनम महाराज, जिनको यहाँ के क्षेत्र में पूरे ही मतलब गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी आध्यात्मिक रूप से काफ़ी माना जाता था पहले जी। उनकी कुटिया थी यहाँ पे। 1921 की बनी जी। तो स्वामी सुंदरानंद जी को तपोवनम महाराज के रूप में गुरु मिला और 1947 से 2020 तक स्वामी जी रहे यहाँ पे। 2020 तक 73 इयर्स। ओके। तो ये इनको नेचर के साथ काफ़ी लगाव था, क्लाइंबिंग से जी। तो ये खुद से ही क्लाइंबिंग करते थे पहले ही सही 1950s से ही। और माउंटेनियरिंग करते करते उन्होंने काफ़ी सारी समिट्स की हुई हैं। NIM से उन्होंने बेसिक माउंटेनियरिंग किया और 1965 में फर्स्ट बैच। ओके। और HMI दार्जिलिंग जो है वो तेंजिंग नॉर्गे के अंडर उन्होंने अपनी एडवांस माउंटेनियरिंग की। ओके। तो माउंटेनियरिंग करते करते उन्होंने हाई हिमालयस की तकरीबन 1 लाख से अधिक फोटोग्राफ्स ली जी। और वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो रेफरेंस के तौर पे भी बहुत जगह यूज होती हैं, क्योंकि बहुत रेयर फोटोग्राफ्स हैं, बहुत ही रेयर एंड एक्सोटिक हैं जी। और हाई हिमालयस की हैं। हाँ। तो नॉर्मली फोटोग्राफर्स को एक्सेस नहीं मिलता उसका। आप देखेंगे तो उन फोटोग्राफ्स का अभी भी जब साइंटिफिक और जियोलॉजिकल जब स्टडीज होती हैं तो वो फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा रेफर की जाती है। ये मखुआ, जहाँ से जो रावल हैं गंगोत्री के, वो गांव जो है मखुआ, उसी गांव की एक फेस्टिवल की एक बहुत सुंदर तस्वीर है। ये भी उसी गांव की बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है। मतंग ऋषि की तपोभूमि, मार्कंड ऋषि की तपोभूमि, मखुआ उत्सव मनाते हुए गांव के वासी। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट। कुछ और फोटोग्राफ्स भी उनकी हैं जब वो उत्तरकाशी मातली में जब वो आई थी। ये उसी दौर की एक फोटो है। देखिए इस फोटो में कितनी कमाल की बात है। आपने राम तेरी गंगा मैली देखी होगी, हम आपको हरसिल में पोस्ट ऑफिस भी दिखाएंगे उसका। राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के लिए जब मंदाकिनी यहाँ आई थी तो स्वामी सुंदरानंद ने उनका एक पोर्ट्रेट ये लिया है। ये हरसिल की एक अच्छी सी तस्वीर है और 2 लाइन में वो उसके पीछे की कहानी लिखी गई है। हरसिल यानी हरि जहां शिला हो गए थे पतिव्रता वृंदा के श्राप के कारण, तो इसलिए वो हरसिल कह रहा है। ये वो द्रौपदी का डांडा है जहां पे अभी कुछ महीने पहले ही एक एवलांच आया और उसमें 29 माउंटेनियर्स की डेथ हो गई। अच्छा, ये स्वामी जी की तस्वीर है। स्वामी जी मतलब 3 मेन परस्यूट्स थी उनकी जी। एक तो माउंटेनियरिंग थी, एक फोटोग्राफी थी और एक योगाचार्य थे वो। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा सेंटर आप लोगों ने देखा और जैसा कि सर ने बताया कि ये भी 12 मासा की तरह 12 मासा खुला है। तो अगर आप सर्दियों में भी कभी गंगोत्री आते हैं तो ज़रूर आइए। कुछ बहुत रेयर, बहुत फैसिनेटिंग फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी कुछ झलकियाँ आपने अभी देखी होंगी इस पोर्शन में भी। तो अभी हम लोग नदी के दूसरी छोर पर आ चुके हैं। मंदिर रह गया है उस तरफ और अभी आपको फ्रेम में दिखेगा, यहाँ सामने है गौरी कुंड। अब इसके बारे में एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हमको यहाँ पे पता चली। जिस आश्रम का अभी आपने
जिक्र पूरा डिटेल में देखा। आश्रम के लोग बता रहे हैं कि उनके स्वामी जी के अनुसार ये गौरीकुंड है और इससे थोड़ा ही आगे सूर्य कुंड है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सूर्य कुंड है और इससे थोड़ा आगे गौरीकुंड है। तो इसकी थोड़ी सी मनमीत कौन कौन सी नदियां हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ देते हैं और इसके फिर पौराणिक महत्व पे थोड़ी सी बात करते हैं। राहुल, यहाँ पे इधर की तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और अगर हमारे पीछे जो पर्वत है वहाँ से केदार गंगा आ रही है, केदार ताल से। तो जो हम ये झरना देख रहे हैं इससे बामुश्किल 200 मीटर पीछे इन दोनों का संगम है। और इस झरने के बाद ये जो गौरी कुंड है, इसके बाद जो अगला सूर्य कुंड है, वहाँ पे इसी पहाड़ के पीछे से एक दूसरी नदी आ रही है, रुद्र नदी। वहाँ पे भागीरथी और रुद्र नदी का संगम है, जहाँ पे जिसको अब सूर्य कुंड कहा जाता है। और इन दोनों की बहुत पौराणिक महत्व तो ये है कि गौरी कुंड अब इन दोनों में से संभवतः जो भी है, क्योंकि हम आपको बहुत पुख्ता तौर से बताते हैं, लेकिन दोनों ही लोगों ने, मतलब स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये सूर्य कुंड है और स्वामी जी लोग कह रहे हैं कि ये गौरी कुंड है। इसलिए हम अपनी तरफ से दोनों आप पे छोड़ देते हैं कि आप तय कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सा कुंड किसका नाम क्या है, क्योंकि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि नाम रिवर्स हो गए। लेकिन माइथोलॉजिकल महत्व तो ये है कि गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहीं पे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया था। और जो सूर्य कुंड है उसके बारे में माइथोलॉजिकल मान्यता ये है कि पृथ्वी पर सूरज की जो पहली किरण पड़ी वो उस पॉइंट पे पड़ी, इसलिए उसको सूर्य कुंड कहा जाता है। तो आइए आपको सूर्य कुंड भी आगे दिखाते हैं। आओ। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे कुंड के पास। अभी विजुअल में आपको दिखाएंगे, यहाँ से काफी गहरा है क्योंकि नीचे। लेकिन मनमीत, ये कौन सा कुंड है? राहुल, बोर्ड में तो गौरी कुंड लिखा है और वहाँ पे जो आश्रम, जिस आश्रम में भी हम गए थे, वहाँ पे जो उनके केयर टेकर थे, हाँ, तो वो कह रहे थे कि ये सूर्य कुंड है और यहीं पे पहली जो सूर्य की किरण पड़ी थी वो यहीं पड़ी थी। हालांकि बोर्ड में गौरी कुंड लिखा है। हाँ, तो मतलब आधिकारिक तौर से अगर कहा जाए, ऑफिशियली कहा जाए, तो क्योंकि ऑफिशियली यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं तो यही गौरी कुंड है और जो हमने आपको पहले दिखाया वो सूर्य कुंड है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुंदरानंद जी का भी एक फाउंडेशन है, उनकी हिमालयन पे फोटोग्राफी है, तो उनकी टीम के लोग ये हैं, उन्होंने उन्हीं का हवाला देते हुए कहा कि पुराने लोग, स्वामी सुंदरानंद और बाकी लोग ये कहा करते थे कि ये नाम हाल फिलहाल में न जाने कैसे रिवर्स हो गए हैं, पर ये इन कुंड का पौराणिक महत्व है और बहुत खूबसूरत है। ये चट्टानें, आप इनको देखिए, कैसे चट्टानों के बीच से होती हुई भागीरथी यहाँ से आगे बढ़ती है। भाई जल्दी कर ले, मेरी थाली लगी हुई आगे। वहाँ पे कांवड़ियाँ गरम गरम पूरी और छोले उन्होंने बना रखे हैं। जैसी मुझे हाथ में उन्होंने थाली दी, वैसी एंडिंग बाइट देने की कॉल आ गया राहुल से, भाई जल्दी हो जाए जरा। तो ये मनमीत ने बहुत बढ़िया कुछ लोगों को ढूंढ लिया है, कुछ कांवड़िए यहाँ आए हैं और उनका खाना बन रहा है, तो उनकी वजह से हमें भी खाना नसीब हो गया गंगोत्री में। अदरवाइज यहाँ कहीं कुछ नहीं है, जैसा कि आपने पूरे टूर में देखा। तो गंगोत्री में जब कोई नहीं होता तो कौन होता है, क्या होता है, कैसा होता है गंगोत्री, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। 3140 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर, इस कस्बे का ये टूर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।